आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक घोषित किया है, जिसके तहत सरकारी अफसरों, जजों या जिनको कह सकते हैं हम जन सेवकों पर सीधी कार्रवाई अब कोई भी एफआईआर नहीं कर सकेगा। उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी और वो भी 6 महीने के अंदर, यानी 180 दिन में। दोस्तों, ये सिर्फ इसे कहा जा रहा है काला कानून, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ना सिर्फ इस पर अफसर को बचाया जा सके, बल्कि भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई ना हो सके। इसमें मीडियाकर्मी अपनी बात को नहीं कह सकते, ना उन पर खबर चला सकते और ना ही कोई आम जनता उन पर एफआईआर करा सकती और सीधा उन पर कोई भी केस दर्ज कर सकती। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपेश शुक्ला और मैं रोहित जैन, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीपेश जी, हाल ही में सरकार ने ये जो एक्ट लाई है सरकार, उसे बताया जा रहा है, लोग उस पर कह रहे हैं काला कानून, और उस पर काफ़ी सारे जो विपक्षी दल हैं या जिसको कह सकते हैं विपक्षी नेता हैं या कुछ पार्टियां हैं और साथ में आमजन, उनमें काफ़ी आक्रोश है इस बात को लेकर। तो आप बताएं, ये काला कानून आखिर है क्या और किस तरीके से ये काम कर रहा है? बिल्कुल सही बात है सर। इस समय विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के बहुत गर्मा गर्मी चल रही है जी। और हमारे लिए भी एक आम नागरिक, राजस्थान के नागरिक होने के नाते हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। दरअसल गवर्नमेंट ने एक बिल लाने का प्रयास किया, जिसको उन्होंने एक अध्यादेश लाके पारित करने का प्रयास भी किया जी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार के कर्मचारी हैं और जो जजेस हैं, इनके खिलाफ किसी की भी शिकायत पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं किया जा सकता। उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए उन्हें रिकमेंडेड अधिकारी से, जो सरकार के द्वारा जो उनके अधिकारी होंगे, उनसे परमिशन लेनी होगी। जैसे कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी एक परमिशन ली जाएगी, उसके बाद उनके ऊपर जांच शुरू की जाएगी। उस परमिशन के अंदर उन्होंने एक क्लॉज ये भी दिया है कि अगर 180 दिन के अंदर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो स्वतः ही ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है और आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसमें थोड़ा सा ये डाउट है और कंफ्यूजन भी है कि उस दायरे के अंदर चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के मंत्री भी आते हैं। इस जो दायरा है उसके अंदर वो भी आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको ये नहीं लगता कि 180 दिन काफ़ी होते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए? 180 दिन का मतलब होता है 6 महीने। अगर कोई भी आदमी 6 महीने के अंदर अपनी कार्रवाई को नहीं कर पाए या किसी भी भ्रष्ट अफसर को या अधिकारी को अगर वो उस पर केस ना कर पाए या मीडिया उस पर खबर ना चला पाए, तो ये तो 6 महीने बाद तो वो खबर ही पुरानी हो जाएगी और उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो 180 दिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस पर दिए गए हैं? और इस तरह का ये कानून बनाकर कहीं ना कहीं सरकार उस पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को। मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि 180 दिन बाद आपको कार्रवाई करने की परमिशन मिलेगी। सरकार ने ये कहा है कि आपके पास स्वतः कार्यवाही करने के लिए, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, स्वतः कार्रवाई करने के लिए अगर सरकार से 180 दिन में कोई जवाब नहीं आता है तो आपको स्वतः इसकी परमिशन मिल जाएगी। यानी कि ये एक मैक्सिमम टाइमलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी ने शिकायत दर्ज कराई, वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी के पास गई, जो भी अथॉरिटी है उस परमिशन को देने के लिए, वो आपको 1 दिन में भी परमिशन दे सकती है, वो आपको 1 हफ्ते में भी परमिशन दे सकती है, 1 महीने में भी परमिशन दे सकती है। जितना जल्दी वो परमिशन दे देगी उतना जल्दी आप कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। उसके पीछे सरकार का ये कहना है, हमारी मंशा ये है कि देखिए, आप भी इस बात को मानेंगे, सरकार के अंदर लाखों कर्मचारी होते हैं, क्या सभी भ्रष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भ्रष्ट होते तो इतना बड़ा देश चल कैसे रहा होता? ये तो हम भी मानेंगे कि कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन
उनकी वजह से जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी भ्रष्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अब एक दूसरी बात और जुड़ जाती है यहाँ पे कि मीडिया को रिपोर्टिंग से मना किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैंने उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की तो जहां तक मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आता है उसके अंदर ये क्लॉज है कि मीडिया उस इवेंट की रिपोर्टिंग कर सकता है, सिर्फ उसको परमिशन ये नहीं दी गई है कि वो उस व्यक्ति की पहचान को अपनी मीडिया रिपोर्टिंग में उजागर करे। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जीवन में देखा हुआ, बहुत नजदीक से देखा हुआ एक वाकया है। एक सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में थे, ठीक ठाक अधिकारी की पोस्ट पे थे, जीवन भर उन्होंने ईमानदारी का जीवन जिया, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई भी उनके पास आया उसकी मदद की उन्होंने, और उनकी दूर दूर तक ख्याति थी उस डिपार्टमेंट के लेकर के कि उस विभाग का कोई भी काम रुक नहीं सकता जी। लेकिन जब उनके जीवन में नौकरी के 4-5 साल बाकी रह गए थे तो कुछ लोगों से उनकी कुछ निजी दुश्मनी थी जी। उसका जो भी कारण रहे होंगे। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक सरकारी कर्मचारी के अंदर इतना भय होता है कि अगर उसे एक दिन के लिए भी जेल में डाल दिया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। इस भय का लाभ कुछ दुराचारी और गलत लोग उठाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उनसे कुछ झगड़ा वगड़ा करके या कुछ डिस्प्यूट या कुछ वैसे झूठे एलिगेशंस लगा करके उनके खिलाफ थाने में कार्रवाइयां करना शुरू कर दी, और वो कार्यवाही उस लेवल तक पहुंच गई कि एक दिन उनके दरवाजे पे थानेदार आ गए, पुलिस आ गई उनके दरवाजे पे। जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन भर ईमानदारी की जिंदगी जी है, उसने अपनी सर्विस को बहुत अच्छे से निभाया है, उसके दरवाजे पे पुलिस आके खड़ी हो जाए, क्या लगता है आपको उस आदमी के लिए उस समय कैसी सिचुएशन होगी? जब उसके अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे कि इनके घर तो पुलिस आई है, कैसी अफवाहें फैलने लगेंगी, क्या उसका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। क्या अगर वो कमजोर मन का है तो क्या वो आत्महत्या जैसा स्टेप नहीं उठा सकता? बिल्कुल ऐसा ही एक स्टेप उन्होंने उठाया। उन्होंने इस डर की वजह से कि ये कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, मेरे बच्चे और मेरी फैमिली का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने हड़बड़ा के आनन फानन में तुरंत ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने वीआरएस रिटायरमेंट ले लिया जी। अपना लाखों रुपए का नुकसान किया उसने। उस व्यक्ति की 5-6 साल 8 साल की नौकरी बची हुई थी, उसने उसका नुकसान किया, और उसके बावजूद भी समाज के अंदर एक छवि बन गई, इनके यहाँ तो पुलिस आती है, और जो उनके दुश्मन थे वो इस तरीके का प्रचार करने लगे, ये तो भ्रष्ट अधिकारी है, ये तो बहुत अच्छा बन के घूमता है, ये तो पैसा खाता है, इसलिए इसके यहाँ पुलिस आती है। ऐसी सिचुएशन से ईमानदार अधिकारियों को बचाने के लिए, बचाना नहीं है, उनकी इमेज, उनकी छवि को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बिल आया है ये पूरी तरीके से वो काम करता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हाल ही में कुछ आंकड़े भी आए हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि भाई कुछ अफसरों पर गलत तरीके से उन पर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं वो तादाद कहीं उस तादाद में ना बढ़ जाए जिससे कि और लोग अपने भ्रष्ट होते जाएं और उनको बढ़ावा मिले? बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन हमको ये भी समझना होगा रोहित जी कि जैसे कि अभी जो अधिकारी होंगे जो जांच के आदेश देंगे, प्रिलिमिनरी जांच के आदेश देंगे, वो अधिकारी एक उच्च स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है, जिनसे ये जो जांचें परखे होंगे और जिनके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का प्रेशर भी रहेगा, मीडिया का प्रेशर भी रहेगा। अब सपोज कीजिए ये बिल अगर पारित हो जाता है तो अब भाई उनके पास डेली रिक्वेस्ट आएंगी कि हमको इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएं, हमको इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए जाएं। वो कितने आदेशों को पेंडिंग रख सकता है? एटलीस्ट इसकी जानकारी तो आरटीआई के थ्रू भी मीडिया को मिलेगी कि इनके पास कितने ऐसे रिक्वेस्ट आई, कितनी पारित कर दी गई, कितनी पेंडिंग है तो क्यों है, इसका जवाब भी उस अधिकारी को देना होगा। आप ये समझ के चलिए, लेकिन चीजें एक सिस्टम में आ जाएंगी। सिस्टम का मतलब ये है कि हाँ, एटलीस्ट किसी, आज की तारीख में कितना आसान है, आप किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाइए, उससे किसी बात को लेकर झगड़ा कीजिए, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप झगड़ा कीजिए और एकदम से ब्लेम लगा दीजिए, ये तो मेरे से 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। आपकी मीडिया में जान पहचान है, आपने 4 लोगों को फोन किया, सबको बुला लिया, सब आ गए मीडिया में कैमरा लेकर के, सबने उस व्यक्ति का फोटो खींच लिया, वीडियो खींच लिया, उसका नाम, पता, पद, सारी चीजें दूसरे दिन अखबार में, टीवी में, सब जगह चला दी। क्या होगा उस आदमी का?
गवर्नमेंट उसका भी तो सबूत मांगती है ना, मीडिया भी तो नहीं, मीडिया ट्रायल में आज तक कहां सबूत चला? आप बताइए कितने कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जब सामने साक्ष्य होते हैं मीडिया उसी को चलाती है। नहीं, मैं हवाई बातों पे तो मीडिया नहीं चलती। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि बहुत सारे केस ऐसे रहे हैं जिसमें मीडिया ने खुद बाद में माफी मांगी। जैसे कि अभी हाल ही का केस है द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम सुना है आपने? द हिंदू जैसे रेपुटेड न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ छापी थी जिसमें जो अभी मुंबई के अंदर एक अप्रिय घटना हुई थी, ब्रिज के ऊपर कुछ लोग दब के मर गए थे भीड़ की वजह से। उन्होंने एक फोटोग्राफ लेकर के उसमें एक घटना छाप दी कि एक देखिए पुरुष जो है वो मरी हुई लड़की के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है। ठीक है, कितना गंदा न्यूज़ छापा, उस लड़के के लिए जीना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से वो लड़का ये साबित कर पाया कि ये न्यूज़ गलत है, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। बाद में द हिंदू ने क्या किया, एक छोटा सा माफीनामा छाप दिया। अब वो लड़का क्या जिंदगी भर वो माफीनामा अपने माथे पे लगा के घूमेगा? दुनिया तो ये जानती है ना, जो लोग उसको जानते तो उनकी नजरों में उसकी इमेज तो बिगड़ गई ना दूर दूर तक। गलती तो देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा उस ऑर्डिनेंस को लाना, उतना बड़ा करना, और उसमें भी ये कि मीडिया अगर इस तरह से चला देती तो उनको 2 साल की सजा का प्रावधान। हाँ, ताकि उनको किसी की पहचान उजागर करने से पहले सोच समझ के उस काम को किया जाए। मीडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। मीडिया को बहुत सोच समझ के और रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजों को रिपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि आजकल नहीं होता है। ज्यादातर नहीं होता, कुछ है जो अच्छे से करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्योंकि कॉमर्शियल हैं, उनका मोटिव है पैसा कमाना, तो वो अपने तरीके से करते हैं। तो एक मीडिया के अंदर जिम्मेदारी आनी चाहिए। किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां बिना उसके दोषी साबित हुए या बिना उसके ऊपर कार्रवाई चलते हुए आप उसको इस तरीके से पब्लिक में बदनाम नहीं कर सकते। प्रयास ये है, सजा का प्रावधान इसलिए है कि कम से कम मीडिया में फिर वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो जाएंगे कि हाँ भाई इसमें सजा का प्रावधान है, हमें ठीक से इस कानून का लागू करना चाहिए या उसको मानना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल सही होगा, मैं ये कहता हूं कि लेकिन वो आवश्यक है। आवश्यक का मतलब सभी लोग मिलकर के उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कि भाई इसमें से 180 दिन की क्लॉज को घटा के 60 दिन का कर दिया जाए या 40 दिन का कर दिया जाए, या जो नेता लोग हैं उनको इसमें से छूट के दायरे से बाहर किया जाए, क्योंकि नेता लोगों पे ज़्यादा करप्शन के लोगों के वो लगते रहते हैं चार्जेस, और इलेक्शन कमीशन भी उनसे मांगता है कि आप अपने चार्जेस की डिटेल्स दीजिए, या जो भी ज़रूरी अमेंडमेंट्स हैं उनको किया जाए। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते। जो ईमानदार होते हैं उनको भी ये लगना चाहिए कि हमारी सेवाओं का हमें सम्मान मिलता है और हमें डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में आपको देखते हुए क्या लगता है कि आंकड़ा जो है वो बड़ा किसका है? आंकड़ा आप अगर उठा के देखिए तो खुद न्यूज़पेपर्स ने छापा है, 72 से 73% जो भी मामले अधिकारियों के खिलाफ आए थे उनमें से 72 से 73% मामले झूठे पाए गए, जिनका कोई आधार भी नहीं था। देवर बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर किसी कर्मचारी की इमेज को, छवि को खराब करना, जिससे कई बार उसको आनन फानन में सस्पेंड भी कर दिया जाता है। कोई बड़ा एलिगेशन लगा दिया, आनन फानन में सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको तो पता ही है। तो ऐसे में कई बार, अब एक लड़के की कहानी थी, नई नौकरी लगी थी उसकी, कोई इस तरीके का बेसलेस एलिगेशन लगा दिया गया, उस लड़के को कुछ दिन कार्यवाही चली, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसका पता है क्या हुआ? उसकी शादी टूट गई। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी शादी टूट गई, लड़की वालों ने उससे शादी करने से मना कर दिया। अब मीडिया बाद में अगर इस बात को छाप भी देता है कि हमसे गलती हो गई थी, ठीक है, लेकिन क्या अब वो चीज उसको वापस लौटाई जा सकती है? कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उस जिंदगी पर तो उसका असर पड़ता ही है, उसके मनस्थल पर भी, मानसिक स्तर पर भी उसका असर पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका क्या रास्ता निकलना चाहिए? क्योंकि 180 दिन ये तो काफी होता है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ प्रेशर कम हो, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जो भी है, सही या गलत, जो भी अगर गलत है उसके लिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तो उसके लिए कहां तक अपने को इसको संशोधन में होना चाहिए, कितने लोगों को इसमें किस दायरे में लाना चाहिए, कौन इससे हटे, कौन इसमें इंक्लूड हो? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पंच से लेके सीधा मंत्री तक, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, मेरी निजी राय यह है कि इसमें पॉलिटिकल फिगर्स को बाहर कर देना चाहिए। इसके अंदर पॉलिटिकल फिगर्स को इसलिए भी बाहर कर देना चाहिए क्योंकि राजनेताओं को जनता के बीच में अपनी जवाबदेही देनी होती है जी। तो वो अपने आप को जितना पारदर्शी रखेंगे उतना अच्छा है उनके लिए।
जितना राजनेता पारदर्शी रहेंगे उतना अच्छा है उनके लिए, जनता उनको उतना ज़्यादा पसंद करेगी और बार बार चुनेगी। क्योंकि मेरा ये निजी अनुभव रहा है, जो साफ, स्वच्छ और कर्मठ राजनेता होते हैं उनको जनता पसंद करती है। क्योंकि जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकतर ईमानदार हैं, वैसे अधिकतर जनता भी ईमानदार है और हर कोई अपने लिए अच्छा नेता चुनना चाहता है, प्रयास ऐसा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि सभी पार्टियों को, पक्ष को, विपक्ष को, दूसरी पार्टियों को, मीडिया के भी बड़े लोगों को बैठ करके ये एक समस्या है, इस समस्या पे विचार करना चाहिए। आपको शायद याद हो, राजीव गांधी जी ने भी ऐसा ही बिल लाने का प्रयास किया था। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किया था, आज से कई दशक पहले। तो प्रधानमंत्री के स्तर पे भी ये प्रयास किया गया, तो शायद उस वक्त उनको भी ये बात पता थी कि हाँ, ये एक समस्या है जी। और अगर कोई समस्या है तो हम सबको मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और ये एक सामाजिक समस्या है। लेकिन इसी में कुछ बातें ऐसी सामने आ रही कि जो हमारी जो सरकार है, सरकार के कुछ नेता हैं, उन्हीं की पार्टी के कुछ सदस्य हैं और कुछ विधायक हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है, उनसे डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये बात कहाँ तक सही है कि भाई उनके साथ भी डिस्कशन होना चाहिए और उनको कहीं, जैसे अभी अपन ने बात करी कि सभी के साथ मिल के बैठ के इसका सुझाव निकाला जाए, उन्हीं के कुछ विधायक हैं जो उनको साथ में उनके अगेंस्ट पे बोल रहे हैं। आम जनता तो बोल ही रही है, मीडिया कर्मी बोल ही रहा है, दूसरी पार्टी बोल ही रही है, लेकिन साथ में उनके कुछ विधायक हैं, उनके कुछ अफसर हैं जो इस मामले के खिलाफ अगेंस्ट पे बोल रहे हैं। तो वो बात कितनी सही लगती है कि आपको आपस में डिस्कशन करके फिर इसको विधानसभा में या जो भी इसको पारित करना चाहिए वो लाना चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट, वैसे थोड़ा बहुत मैं ये मानता हूँ कि शायद उन लोगों का इग्नोरेंस भी है, क्योंकि अगर कोई कानून पारित हो रहा होता है या बनता है और अध्यादेश बन के भी उसको लाया जाता है, तो हर विधानसभा मेंबर की, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी में है या नहीं है, हर विधानसभा सदस्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बिल जो विधानसभा में लाया जा रहा है या कोई भी अध्यादेश जो पारित किया जा रहा है उसको डिटेल में पढ़े और उसको पढ़ने के बाद में उसमें सुझाव भी दे। बिल्कुल, ये सबकी निजी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई शादी का न्योता नहीं है कि जी आपके घर पे कोई कार्ड लेके आएगा। हाँ। आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, आप विधायक हैं, आप विधानसभा चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही वो विधेयक संसद में आया, आप आगे बढ़ के तुरंत उसकी एक कॉपी लीजिए, आप उसको पढ़िए, आप पढ़ करके उसमें अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि हम सब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे राज्य को चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, सुव्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। और हाँ, यदि कोई ऐसा प्रयास हुआ है कि छुपा करके और सबको ना बता करके इसको किया गया, तो हम सबको, जनता को लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता ने चुन के भेजा है, उनको सबको साथ लेकर के काम होना चाहिए। हालांकि बहुत दिनों से पहले ये बात चल रही थी कि इस तरह का एक विधेयक या एक संशोधन बिल लाया जाएगा, और अभी विधानसभा सत्र जब 23 तारीख से शुरू हुआ तो उस दिन वो पेश किया गया, और उसमें जो विपक्षी दल हैं उन्होंने उस सत्र को चलने नहीं दिया और वॉकआउट वहाँ से किया। कुछ विधायक है वो भी वहाँ से जो चले गए। तो इस बारे में अब आखिरी कुछ स्पष्ट शब्दों में अपन जनता को बताना चाहें तो क्या आपको लगता है कि इसका ये रास्ता हो सकता है और उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? जी, मुझे लगता है कि अगर विधायकों ने वॉकआउट किया, शायद उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए किया कि भाई इसमें संशोधन किए जाएं या इसको ऐसे नहीं पारित किया जाए। अगर ऐसा किया है और वो ज़रूरी था तो वो ठीक है, क्योंकि सरकार पे भी, अगर सरकार मनमाने तरीके से किसी भी कानून को बिल्कुल लाना चाहती है तो लोकतंत्र में उसका भी विरोध होना चाहिए। अच्छा हुआ कि उन्होंने विरोध किया, अब सरकार उस पर पुनः विचार करेगी। मैंने सुना कि उसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है, कमेटी उस पर विचार करेगी। हो सकता है ज़रूरी संशोधन किए जाएं, फिर उसको लाया जाए, या हो सकता है उसको छोड़ दिया जाए, ना लाया जाए। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि हाँ, जनता को भी जागरूक रहना चाहिए, विधायकों को भी जागरूक रहना चाहिए, और कोई भी समस्या जो आ रही है सामने उसका निवारण जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि एक समस्या है तो इसका निवारण किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो ईमानदार है
उसके अंदर एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए, उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना रहनी चाहिए कि हाँ, कोई भी मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे जेल नहीं भिजवा सकता या मेरे को बदनाम नहीं कर सकता। ये भावना आएगी तो वो निश्चिंत रह करके अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए, ताकि लोगों में डर भी बना रहे कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमारा हाल उनके जैसा हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका मिला जुला बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए, जिसमें दोनों सही और गलत का निर्णय, दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके, और उनको इस बात से डर भी रहे और गलत आदमी को फंसाया भी ना जा सके। बिल्कुल, हमारा संविधान ये बात कहता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा संविधान ये बात कहता है। तो उसी एसेंस में हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ईमानदार अधिकारी हैं, उनको बचाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अच्छा, हाल ही में जैसे अभी आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं राजस्थान के, और इस तरह से ये एक बिल का आना, क्या आपको लगता है कि कुछ इसका चुनाव पर विशेष असर पड़ेगा? क्योंकि अभी से चुनाव सरगर्मी सर पर है और लोग बहुत चुनावी पार्टियां भी जो है अपने डूब गई है पूरे उस शिद्दत से कि भाई अब चुनाव आएगा, रणभेरी बज चुकी है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे हारेंगे जो भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि अभी 7वां वेतन आयोग भी सरकार ने एक लागू कर दिया है, और इस तरह से उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी है उनको कुछ एक खुशी के पल दे दिए हैं, कुछ खुशी की दिवाली की एक उपहार दे दिया है, और साथ में एक अब ये विधेयक ला दिया है। तो क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी काम करेगी उसका चुनाव पे असर पड़ेगा। अगर आप विकास करेंगे तो आपको जनता पसंद करेगी, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जनता आपको दोबारा चुनेगी, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपको जनता नहीं चुनेगी, और अगर आप अच्छे काम करने के बाद भी जनता तक ये संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे कि हमने अच्छा काम किया है, तो जनता आपको नहीं चुनेगी। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने इन कदमों को जनता के बीच में कैसे भेज पाती है, जनता के बीच में कैसी छवि बनती है। जाहिर सी बात है, जनता सरकार के कामों को देख करके आगे का फैसला करेगी। तो बिल्कुल ये दीपेश जी की बातों से बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, और सही को सही और गलत को गलत, निर्दोष को सज़ा ना मिले और भ्रष्ट को भी छोड़ा ना जाए, ऐसा एक रास्ता निकलना चाहिए जिससे देश का भला हो, हमारे समाज का भला हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए आज की बात।